तो गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, जैसे आप लोग सब हम तो जानते ही होंगे, ठीक है। मेरा नाम है अरविंद कुमार। अच्छा, कितने बच्चे हैं थोड़ा हाथ उठाइए तो, जो जूलॉजी ऑप्शनल मतलब जूलॉजी जिनका बैकग्राउंड है। ऑब्वियस बात है, सबका ही होगा। ओके, चलिए फाइन। आपका? अच्छा, बॉटनी। नहीं तो आपने बस फिर जूलॉजी कैसे रखा? ओके फाइन, चलिए अच्छा है। नॉर्मली होता क्या है ना कि जो बच्चे जूलॉजी लेते हैं, या तो उनका बैकग्राउंड पहले से ही जूलॉजी होता है, या तो फिर मतलब लाइफ साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए बॉटनी। ठीक है, आपका कोई इशू नहीं है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट जूलॉजी। और कहा यह जाता है कि जूलॉजी इज वन ऑफ दोज ऑप्शनल विच इज सेफेस्ट फॉर लाइफ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आप लोग आमतौर पर होता क्या ना कि आप लगभग पढ़ते हुए आए हो, लगभग 3-4 साल आपने पढ़ा है मतलब जूलॉजी को डिटेल में। सो व्हाई टू शिफ्ट फॉर अदर सब्जेक्ट्स? एंड जूलॉजी वालों का एक संग एक चीज ये होता है कि उन्हें क्योंकि डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आप ग्रेजुएशन में ले लो या दूसरे सेगमेंट में, यू हैव टू रीड इन डिटेल। सो उतना जो मेहनत किया है, तो व्हाई नॉट यूज दोस लेबर इन यूपीएससी आल्सो? गेटिंग इट? सो जाहिर सी बात है, ये एक अच्छा एक इंटेलिजेंट डिसीजन होता है जूलॉजी ऑप्शनल लेने का। और जो भी बच्चे हैं अपने, जो जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं जूलॉजी ऑप्शनल से, आमतौर पे दे आर एक दो बार में उनका आराम से निकल जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ऑप्शनल आपको हेल्प करेगा इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशंस। और ध्यान रखना, यूपीएससी में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है, या जितने स्टेट्स हैं जहां पर ऑप्शनल है, उसका ऑप्शनल का हमेशा बहुत रोल होता है। बहुत लोग इसको इग्नोर करता है, पर ध्यान रखिएगा आप इग्नोर नहीं करना इसको, क्योंकि ऑप्शनल का लगभग 500 मार्क्स, आप समझ रहे हो कि 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस 500 मार्क्स। गेटिंग इट? जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनको कोई भी डाउट हो, दे कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शंस, वी विल जस्ट रिस्पॉन्ड टू यू। ठीक है। सो आज की जो क्लास होगी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, बट रादर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मूव विथ दिस ऑप्शनल। ठीक है, जूलॉजी एज ऑप्शनल कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, हमारे पढ़ाने का क्या तरीका होगा, और हमें क्या बाहर से कोई किताबें रेफर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप सबके पास कॉपी है। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपना एक कॉपी रखिएगा। ठीक है, जो भी हम लोग, इट इज नॉट ए ओनली ऑनलाइन क्लासेस, रादर हम लोग क्लास में जो डिक्टेट करेंगे, यू हैव टू राइट देयर ऑल्सो। गेटिंग इट? क्लियर है? तो उसको भी आप लिखिएगा। इट विल बी ए बोथ स्टैंडर्ड नोट्स, जस्ट आप जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हो, बाकी क्लासेस सेम है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, सिलेबस सबके पास मिल गया है? ओके फाइन। तो जो बच्चे हैं एक बार अपना अपना सिलेबस निकाल लीजिए। सबसे पहले, हाउ टू मूव आउट विद दिस ऑप्शन। नॉर्मली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जूलॉजी क्लासेस फ्रॉम द पेपर 1 इटसेल्फ। ठीक है, paper 1, and we'll move through all the phylums, that is the animal kingdom and all, वो सब हम लोग उसको देखेंगे। बट थोड़ा सा हाउ टू मूव, हाउ टू राइट, और कैसे हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे। देखिए, नॉर्मली किसी भी लाइफ साइंस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका डायग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जूलॉजी वाला का वैसे भी डायग्राम काफी अच्छा होता है, and you have to use this tools as a very important tools, क्योंकि ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा आपको अच्छे नंबर पाने में। तो डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको हर समय इसको ध्यान रखना होगा। एंड जहां भी मौका मिले ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम्स। ठीक है, हम लोग यहां पर देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ डायग्राम इन ए वेरी इफिशिएंट वे, अच्छे तरीके से कैसे इसको ड्रॉ करा जाएगा। बट दूसरा सेगमेंट ये है कि आपको क्लास में जो हम नोट्स तो लिखेंगे या डिक्टेट करेंगे, वो नोट्स तो वही नोट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। रादर आपको इंस्टीट्यूट से भी नोट्स मिलेंगे, करीब 4 बुकलेट मिलेंगे आपको इंस्टीट्यूट से।
go through those notes, that is very important, but whatever we are going to discuss in the class, that is the most important thing. उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि क्लास में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यू हैव टू मग इट अप, ठीक है। ग्रेजुएशन से थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा यूपीएससी का प्रिपरेशन। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि ग्रेजुएशन में जो हम करते हैं उसमें थोड़ा हमारे जो कंटेंट होते हैं एक मतलब आप समझो कि एक एग्जैजरेटेड फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पर आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ता है क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा जगह स्पेस होता नहीं है जहां पर आप उसको लिखोगे, ठीक है। तो वो चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट, जितना पूछा है उतना लिखना है, और फर्स्ट सेकंड आपको थोड़ा करंट में अपडेशंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी फाइलम या जो भी रिसेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी, जैसे इकोलॉजी वाले पोर्शंस में आपको रिसेंट डेवलपमेंट को उसमें ऐड करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो आमतौर पे थोड़ा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होगा दैट इज द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, दैट इज कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप डिजिटल बोर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं? देखो बेटा, ऐसा है कि डिजिटल बोर्ड नॉर्मली जो जितने भी जूलॉजी जैसे ऑप्शनल होते हैं ना, या जितने भी जहां पर डायग्राम की जरूरत पड़ती है वहां पर ये बोर्ड ही सफिशिएंट होता है। वो डिजिटल बोर्ड में डायग्राम सही से नहीं बन पाता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई नेवर यूज दैट डिजिटल बोर्ड, आई रादर आई यूज द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। दूसरे क्लासेस में हम इसको ले सकते थे, बट डिजिटल बोर्ड में वो डायग्राम सही नहीं आता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू ड्रॉ इन दिस वन, ठीक है। होप आप लोग समझ रहे हो, कोई इशू नहीं है। सो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स पहला जो हमारा सेगमेंट होगा, और अपना सिलेबस निकाल लीजिए, और उसमें से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू सब क्लासेस, ठीक है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन एंड रिलेशंस ऑफ वेरियस फाइला अप टू द सब क्लासेस, दैट इज द आसिलोमेट हो गया, सिलोमेट हो गया, प्रोटोस्टोम्स हो गया, ड्यूटेरोस्टोम हो गया, बाइलेटरिया एंड रेडियाटा, दैट वी विल गो थ्रू दिस वन। उसके अलावा दैट इज स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा, पैराजोआ, ओनिकोफोरा एंड हेमिकोडाटा अलोंग विद देयर सिमेट्री, ठीक है। तो इनका जो क्लासिफिकेशंस है उसको हम लोग डिटेल टू द सब क्लासेस तक देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रोटोजोआ जो है दैट उसके अंदर में उसका लोकोमोशंस, न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शंस, सेक्स, जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरामीशियम्स। उसके बाद मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम एंड लिशमैनिया। ध्यान रखिएगा, रिसेंट में जो ये जो आपको जो दिख रहा होगा दैट इज पैरामीशियम्स हो गया, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम एंड लिशमैनिया, लिशमैनियासिस या मलेरिया वगैरह, ये जो दो तीन जो हम लोग प्रोटोजोआ देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दे आर द मेजर कॉजेस ऑफ द रिसेंट वेरियस डिजीजेस लाइक मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एंड ऑल, ठीक है। तो कोई ना कोई आप समझो ये पैरामीशियम्स या मोनोसिस्टिस या प्लाज्मोडियम या आपका लिशमैनिया, इन चारों में से हर बार यूपीएससी क्या करता है, अल्टरनेट चेंज करता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर इस बार प्लाज्मोडियम का अगर लाइफ साइकिल आया तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर लिशमैनिया का आ जाएगा। तो इसमें आप समझ सकते हो कि हमें क्या कैसे प्रिपेयर करना है। बड़ा सिंपल है, ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होता है जहां से आराम से एक अच्छा नंबर मिल सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सी जो है, अब एक एक करके फाइलम के आते हैं। तो फाइलम में सबसे पहला जो फाइलम हमको देखेंगे दैट इज द पोरीफेरा। पोरीफेरा या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज, सबको मालूम ही होगा, दैट इज द प्रोटोजोआ के बाद उसके बाद आता पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरी माने पोर्स एंड फेरा माने बियरर। So these are those organisms, yeah, those animals which used to bear pores, large amount of pores, and they are the porifera. आपको सबको मालूम होगा, these are the sponges, ठीक है। तो स्पॉन्ज, तो विल गो थ्रू दिस वन पोरीफेरा। उनके हम ऑब्वियसली बात है कैनल सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन, दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपके पोरीफेरा के अंदर में आता है अलॉन्ग विद देयर स्केलेटल सिस्टम। सेकंड जो है नाइडेरिया, ठीक है। नाइडेरिया, इसमें आपका पॉलीमॉर्फिज्म्स, डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स एंड देयर मैकेनिज्म्स। ध्यान रखिएगा, नाइडेरिया वो कोरल रीफ वाले सारे।
तो कोरल रिफ्स एंड देयर फॉर्मेशंस, मेटाजेनेसिस, ओबेलिया वगैरह, एंड जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया एंड ऑरेलिया। तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज द फाइलम। ठीक है, दैट इज द नाइडेरिया। नाइडेरिया ऑब्वियस सी बात है, जो आपके जेली फिश वगैरह या जो आपके कोरल जो होते हैं, ये सब इसी के अंदर में आते हैं स्पीशीज। नेक्स्ट आता है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम होगा, प्लेटी माने फ्लैट, हेलमिन्थिस माने वॉर्म्स। तो ये फ्लैट वॉर्म्स की जितनी भी स्पीशीज होती है, जितने भी है एनिमल्स, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नॉर्मली यहाँ पर उनका क्या क्या देखा जाता है, एक तो उनका पैरासाइटिक एडेप्टेशंस, हाउ दे अडेप्ट टू द पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, एक तो ये होता है उनका, और दूसरा जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला टीनिया सोलियम। ठीक है, उनके जनरल फीचर्स और लाइफ हिस्ट्री क्या है फैसियोला और टीनिया सोलियम का। फैसियोला ऑब्वियस बात है लिवर फ्लूक होता है, सिप लिवर फ्लूक, एंड टीनिया सोलियम जो टीनियासिस करता है। ठीक है, आपको जो पोर्क और जो बीफ से होता है, दैट इज दिस बार द वॉर्म्स, दे आर आल्सो नोन एज द प्लेटीहेलमिन्थिस। गेटिंग इट? बड़ा सिंपल है। आप लोग को अभी जब मैं बोल रहा हूं, आप लोग को ध्यान भी आ रहा होगा कि अपने कॉलेजेस में क्या क्या पढ़ा होगा। उसके बाद आता है नेमाथेलमेंथिस। नेमाथेलमेंथिस को ऑब्वियस बात है जनरल फीचर्स, लाइफ हिस्ट्री एंड पैरासाइटिक एडेप्टेशंस। देखो बच्चों, जो भी ये वॉर्म्स होते हैं ना, उनका एक सबसे कॉमन फीचर्स होता है उनका पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ। और इनका जो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ होता है ना, ये अभी जो रिसेंट जो हम डिजीजेस वगैरह जो फेस करते हैं, आप समझो यूपीएससी जनरली किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि रिसेंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चाहे आप मलेरिया ले लो, लिशमैनियासिस ले लो, या टीनिया सोलियम्स वगैरह ले लो, उनसे जो डिजीजेस और जो डिजीज हो रहे हैं, उनसे कैसे हम बच सकते हैं, और क्या हमारे जनरल पब्लिक अवेयर है कि नहीं उनके मोड ऑफ लाइफ और उनके जो एडेप्टेशंस वगैरह से या पैरासाइटिक मोड से। क्योंकि अगर हम उनके लाइफ हिस्ट्री को समझ पाएंगे तो हम उनसे होने वाले डिजीजेस को भी बचा सकते हैं। सो एज ए ब्यूरोक्रेट्स इन कमिंग टाइम्स यू आर गोइंग टू बी द ब्यूरोक्रेट्स, सो आपको पहले से ही मालूम होगा कि अगर इस तरह की चीजें कोई अवेयर डिजीज फैला हुआ है तो हमें कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। आप यकीन नहीं करोगे कि जब कोरोना आया था, तो कोरोना में जितने ऐसे आईएएस ऑफिसर्स जो डॉक्टर डिग्री के थे, डॉक्टरेट जिनके पास डिग्री थी, जो डॉक्टर्स थे या बेसिकली जो लाइफ साइंस बैकग्राउंड के थे, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में इन कोरोना के एक्सपेंशन को, स्प्रेड को बहुत हद तक रोक दिया था। आई एम श्योर आप लोग एथिक्स के पेपर में पढ़ोगे इसको। तो लाइफ साइंस और मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे नो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू रीड इन दिस सेगमेंट। होप सबको समझ में आ रहा होगा ये। दैट इज द प्लेटीहेलमिन्थिस एंड देयर रिलेटेड थिंग्स। नेक्स्ट नेमाथेलमिन्थिस, उसमें हमने देखा दैट इज द लाइफ हिस्ट्री उनका देखना होगा, पैरासाइटिक एडेप्टेशंस ऑफ एस्केरिस एंड वुचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, फाइलेरियासिस जो डिजीज करता है, तो एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस जो दो डिजीज होते हैं, दैट इज इट कम्स अंडर द नेमाथेलमिन्थिस। गेटिंग इट? नेक्स्ट उसके बाद आता है एनिलिडा, अर्थवॉर्म्स की स्पीशीज के जितने भी हैं, दैट इज उनके सिलोम एंड मेटामेरिज्म्स क्या होता है, उनके मोड ऑफ लाइफ क्या होती है, पॉलीशिटेई क्या होता है, व्हाट आर पॉलीशिटेई, एंड जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेरिस, अर्थवॉर्म एंड लीच। तो नेरिस हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, और लीच का जो लाइफ हिस्ट्री है उसको हम इसमें पढ़ेंगे, उसकी स्टडी देखा जाएगा, और कैसे उनकी मोड ऑफ लाइफ है, कैसे वो सस्टेन करते हैं अपनी लाइफ को। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गेटिंग इट? तो एनिलीड के बाद दूसरा जो आता है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा माने जॉइंटेड फुट जिसको बोलते हैं, जो क्रैब और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो आते हैं, जिसमें उनका सबसे, देखो अर्थोपोडा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका लार्वा का फॉर्म्स, दैट इज अर्थोपोडा। अर्थोपोडा जो होता है उनका जो लार्वा का फॉर्म, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लार्वास बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आता ही है लार्वा से और कैसे हाउ दे यूज्ड टू फॉर्म। So that is larva is also one of the most important segment of this arthropoda species. Getting it? चलिए, तो that is the larval form and parasites in crustaceans, that is visions and respiration in arthropodas. ठीक है, ये भी एक important है, vision हो गया और उनका respiration हो गया arthropoda का। उसमें कौन कौन से arthropoda है? That is the prawn, cockroach, scorpion, modification of their mouth parts। ठीक है, इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, हनी बी एंड बटरफ्लाई।
along with उनका मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, क्योंकि आपको मालूम होगा जो ऑर्थ्रोपोडास होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर अपना जो लार्वा होता है तो वो चेंज करते हैं, पर उनके पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, मतलब वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दैट इज उनके जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, उनके माउथ पार्ट्स चेंज होते हैं, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच यूज टू चेंज, और हर बार इसमें एडेप्टेशन उनका होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे, दैट इज रिगार्डिंग दिस वन। Next, metamorphosis in insects and its hormonal regulations, social behavior of aphids and termites. These are few things. ठीक है, तो that is regarding the arthropoda. Next आता है molluscas. मोलस्का ऑब्वियस सी बात है, जिसको हम लोग मेंटल कैविटी जिनका होता है, जैसे स्नेल और बाकी सारे स्पीसीज इसी के अंदर में आते हैं। तो वी आर गोइंग टू गो थ्रू द मोलस्कास। मोलस्कास में उनके फीडिंग हैबिट ऑब्वियस सी बात है, लोकोमोशन वो मूव कैसे करते हैं, एंड जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लैमिनिडेंस, पाइला, सीपिया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका टॉर्शन एंड रिटॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है। उनके आपको मालूम होगा कि ये मोलस्का जो होते हैं शेल के अंदर में रहते हैं, आपको दैट इज द दिस होल स्पीसीज दिस पाइला। श्योर आपने सबने देखा होगा इस पाइले को, ठीक है। दिस होल स्ट्रक्चर्स एप्पल स्नेल पाइला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये पाइला का जो स्ट्रक्चर्स होता है और इनका जो पूरा समझिए कि उनका जो पूरा कैविटीज वगैरह होता है ये इसी के अंदर में रहता है। तो हाउ उसका टॉर्शन और डिटॉर्शन होता है, जिसके चलते उनका पूरा स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होता है, गेटिंग इट, दैट इज द, तो वी आर आल्सो गोइंग टू रीड अबाउट दिस होल फॉर्म्स। नेक्स्ट जो आता है इकाइनोडर्माटा, और इसमें जैसे कि स्टारफिश एंड ऑल, दैट इज फीडिंग, रेस्पिरेशंस, लोकोमोशन, लार्वल फॉर्म भी इनका इंपॉर्टेंट होता है, अलॉन्ग विद जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्टेरियसिस, ठीक है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज इकाइनोडर्माटा में। उसके बाद आता है प्रोटोकॉर्डाटा। प्रोटोकॉर्डाटा इज बेसिकली द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, कैसे उनका ओरिजिन हुआ था, और व्हाट आर द जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा एंड अर्डिमेनिया, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके प्रोटोकॉर्डाटा का, गेटिंग इट। उसके बाद आता है पाइसेस या फिशेस की स्पीसीज जितने भी होते हैं, उनका रेस्पिरेशंस क्या होता है, लोकोमोशंस कैसे होता है, माइग्रेशंस, आपको मालूम होगा फिश माइग्रेट करता है फ्रॉम वन रीजन टू द अदर, आइदर फॉर द ब्रीडिंग और फूड। तो व्हाट आर द माइग्रेशन, कैसे उनका माइग्रेशन के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, मतलब मेथड क्या होते हैं, दैट व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द माइग्रेशंस, गेटिंग इट। तो दैट इज रिगार्डिंग द फिशेस। उसके बाद एम्फीबिया, ऑब्वियस सी बात है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज्ड टू लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, इसको उनका भी ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स, पेरेंटल केयर एंड पीडोमॉर्फोसिस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैसा उनका फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन क्या क्या है, कैसे वो ओरिजिनेट हुए थे, इन ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में आपका है ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, क्योंकि आपको मालूम होगा जितने भी धीरे धीरे कॉर्डेट्स वगैरह या जो जितने भी वर्टिब्रेट्स जो डेवलप हुए थे वो कहीं यहीं से डेवलप हुए थे। तो फिर अम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में उनके ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, उनके स्कल के टाइप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कल का टाइप्स हम लोग देखेंगे कि रेप्टाइल्स का जो स्कल के जो टाइप्स होते हैं, शेप, वहीं से धीरे धीरे चीजें रिफॉर्म होना शुरू हुआ। तो स्कल टाइप्स एंड स्टेटस ऑफ स्फेनोडॉन एंड क्रोकोडाइल्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट आता है आविस। आविस है जिसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं, उनके जो हॉलो बोन्स और उनके एडेप्टेशंस, फ्लाइट एडेप्टेशंस क्या क्या थे, कैसे उनको चेंज हुआ, एंड हाउ दे कन्वर्ट देयर बॉडीज टू फ्लाई हाई इन द स्काई। तो ये एडेप्टेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है एविस या बर्ड्स का। नेक्स्ट मैमल्स और मैमेलिया जितने भी हैं, ठीक है। आप समझो कि ये जो मैमल्स का फॉर्मेशन जो है ना, आप दिस मैमल जो डेवलप कर रहा है धीरे 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 धीरे, मैमल्स माने मैमरी ग्लैंड जिनका होता है, हु यूज्ड टू फीड देयर यंग वंस, ठीक है। तो हम इंसान भी मैमल्स के अंदर में ही आते हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ, अपग्रेडेशन, कहाँ से हम लोग का अपलिफ्टमेंट हुआ, और उसके बाद ही ओरिजिन ऑफ मैमल्स, डेंटिनेशंस, दांतों का स्ट्रक्चर्स कैसे क्या डेवलप हुआ है, जनरल फीचर्स ऑफ एग लेइंग मैमल्स, कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो एग लेइंग होते हैं या एग जो रिलीज करते हैं। उसके बाद पाउज्ड एनिमल मैमल्स जैसे कि कंगारू वगैरह हो गए, एंड एक्वेटिक मैमल्स एंड प्राइमेट्स, हाउ दे डेवलप, along with endocrine glands, pituitary glands, thyroid glands, adrenal, pancreas and gonads. तो इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, व्हाट आर द स्टोरीज बिहाइंड दिस वन, दैट इज, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स, उनका बीच में रिलेशनशिप क्या क्या है। तो दिस आर बिट इजी, इतना जो आपको देख के लग रहा है, आप लोग, आई एम श्योर आप लोग पढ़े भी होंगे इसको, ठीक है।
Next, comparative functions, anatomy of various system of vertebrates, integuments and its derivatives, endoskeleton, locomotory organs, digestive systems and respiratory system, along with circulatory system including heart and aortic arches, urogenital system, that is brain and sense organ, eyes and ears. तो ये कुछ चीजें हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल दिस फीचर्स। तो आप समझो कि कंपैरेटिव फंक्शंस या कंपैरेटिव एनाटॉमी होता है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ऐसे सारा भी है, बट इससे डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा हम देखेंगे डिटेल में। आपका जो जितना भी कंपैरेटिव एनाटॉमी इसके जो सेगमेंट होंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के थ्रू ही हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट हैंड इन द कंपैरेटिव एनाटॉमी। गेटिंग इट? So this is the part segment 1 मतलब unit 1 of the paper 1। पेपर 1 का यूनिट 2 जो है वो सबको मालूम होगा, दैट इज द इकोलॉजी। ध्यान रखना, दिस इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर योर जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफी एज वेल एज द जीएस पेपर आपका 3। तो जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी वाले सेगमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल है आप लोग के लिए, हालांकि आप लोग पहले से ही पढ़े हुए होंगे। इकोलॉजी में वही सारे डेफिनेशंस, दैट इज बायोस्फीयर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, बायोम, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशंस क्या होता है, बायोम्स, इकोटोन, आई एम श्योर आप सबको ये चीज मालूम होगा, बड़ा ही सिंपल है ये चीज। अलॉन्ग विथ कम्युनिटीज एंड इकोलॉजी, ठीक है, कम्युनिटीज क्या क्या है, कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं, और इकोलॉजी क्या होती है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे मूव करता है, कैसे रोल प्ले करता है इकोसिस्टम, और आप समझो कि इकोसिस्टम इज सम दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट विद देयर एनवायरनमेंट और द एटमॉस्फेयर, इट ऑल कंसिस्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो कैसे कैसे इकोसिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इकोसिस्टम यूज्ड टू डेवलप, कैसे सपोर्ट करता है, इकोसिस्टम का फंक्शंस क्या होता है, इस सब कुछ। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशंस एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस, ये सब कुछ किसके अंदर में, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद पॉपुलेशन जूलॉजी, दैट इज पॉपुलेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या क्या है, एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशंस कैसे रोल प्ले करते हैं। तो दीज आर फ्यू सेगमेंट्स फॉर दिस वन इकोलॉजी। उसके बाद आता है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, पॉपुलेशंस डायनेमिक्स कैसे हैं, एंड डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कैसे हम इसको कंजर्व करेंगे। आपको मालूम होगा जैसे कि टाइगर रिजर्व्स वगैरह हो गया, एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं, आपको मालूम होगा। अलॉन्ग विद दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हांगुल डियर हो गया, आप दूसरे जैसे कि स्नो लेपर्ड वगैरह हो गए, तो इनका प्रोटेक्शंस, व्हाट आर द प्रोग्राम्स व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्टिंग दिस ऑर्गेनिजम्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड दैट वन। उसके बाद वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया में वाइल्ड लाइफ का स्टेटस क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, और उसको थोड़ा डिटेल में हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ रिमोट सेंसिंग इज बीन यूज्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। एंड नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल बायोडिग्रेडेशंस, पॉल्यूशंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बायोस्फीयर एंड इट्स प्रिवेंशंस। तो ये कुछ चीजें हैं आपके इकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है, दैट इज आपको मालूम होगा बिहेवियर, एंड इथोलॉजी का एक ऐसा सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा, क्लास में जो हम कराएंगे दैट इज मोर देन एनफ, इसको कहीं से और कोई किताब वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं, RS बेरी एंड ऑल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप जितना हम लोग क्लास में पढ़ेंगे उतना ही आप इसको कर लीजिएगा, रादर इसको और ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है, इथोलॉजी में सेगमेंट्स जो है इट विच इंक्लूड दैट इज बिहेवियर, सेंसरी फिल्टरिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, साइन, स्टिमुली, लर्निंग, मेमोरी, इंस्टिंक्ट क्या होता है, हैबिचुएशंस, कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग्स, ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन ड्राइव, रोल ऑफ फेरोमोन्स इन अलार्म स्प्रेडिंग, क्रिप्सिस, प्रेडेटर्स डिटेक्शंस, उसके बाद प्रेडेटर्स टैक्टिक्स, उसके बाद सोशल हायरार्कीज इन प्राइमेट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीजें विल गो थ्रू दिस। उसके बाद ओरिएंटेशंस क्या क्या है, दैट इज नेविगेशंस, उनके कैसे कैसे नेविगेट करते हैं, होमिंग, घर कैसे पहुंचते हैं, along with the biological rhythms, that is also very important। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बस हम पेपर सिलेबस देख रहे हैं कि कहां से कहां तक हमें क्या क्या पढ़ना है, बस जब एक बार मालूम चल जाए क्या क्या पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ना होता है ऐसे ही हम लोग सिंपल, ठीक है।
फिर बायोलॉजिकल क्लॉक, फिर टाइडल, सीजनल एंड सर्कैडियन रिदम्स। ठीक है, सबके पास है ना सिलेबस? ठीक है। नेक्स्ट, फिर मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर इंक्लूडिंग सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फिशनेस, किंगशिप एंड अल्ट्रोजम्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक जूलॉजी, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट सेगमेंट। जैसे इसमें आपके जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि एपीकल्चर हो गया, कैटल स्टॉक फीडिंग या कैटल फीडिंग वगैरह हो गया, पेस्ट कंट्रोल्स वगैरह हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर में आता है। तो हाउ जूलॉजी कैन बी यूज फॉर इकोनॉमी है ही है। तो एक तो है एपीकल्चर, ऑब्वियस बात है, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, कार्प कल्चर, पर्ल कल्चर, आपके प्रॉन कल्चर, वर्मी कल्चर, ये सब इसके अंदर में है। नेक्स्ट, मेजर इन्फेक्टिशियस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि मलेरिया हो गया, फाइलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड एड्स, एंड हाउ दे आर बीइंग प्रिवेंटेड, एंड उनके वेक्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया, मतलब प्रिवेंट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पैथोजन एंड प्रिवेंशन मेथड क्या है। उसके बाद आता है कैटल एंड लाइफ स्टॉक डिजीजेस, कैटल क्या है, लाइफ स्टॉक उनके डिजीज वगैरह, एंड दे आर पैथोजेंस, हेलमिंथिस एंड वेक्टर्स लाइक टिक, माइट्स, टबानुस एंड स्टोमिक्स। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो उनके वेक्टर्स वगैरह होते हैं जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट आता है पेस्ट ऑफ शुगर, शुगर के कौन कौन से पेस्ट हैं, और जैसे कि पायरेला परसुएला, दैट इज ऑयल सीड के कौन से है, और राइस का कौन कौन सा पेस्ट होता है। ठीक है, along with medical biotechnologies, उसमें human genetics diseases and genetic counseling, that is also most important thing. along with gene therapy क्या होता है, and forensic biotechnology। तो ये कुछ सेगमेंट है जो हम इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो है आपका यूनिट 1 का, दैट इज 5th वाला सेगमेंट, दैट इज द बायोस्टैटिक्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझो कि इसमें जितने भी जितने भी टेस्ट हम करते हैं जूलॉजी में, जैसे कि आप नल हाइपोथेसिस ले लो, कोरिलेशंस ले लो, रिग्रेशंस ले लो, डिस्ट्रीब्यूशंस ले लो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, काई स्क्वायर हो गया, स्टूडेंट्स टेस्ट वगैरह हो गए, एफ टेस्ट हो गया, 1 वे एंड 2 वे एफ टेस्ट जो होता है, ये सब कुछ, ये मतलब कि आप समझ लो कि बायोस्टैटिक्स में हम सारे जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं जूलॉजी में, वो सारा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इसमें। एंड 6 जो है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स। इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड वो मेथड होता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग जो टेस्ट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि डीएनए हाइपोथेसिस जो हो गया, या डीएनए एनालिसिस हो गया, उसका फिर पीसीआर टेस्ट वगैरह हो गया, फिर एलिजा टेस्ट हो गया, जिसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो टेस्ट होता है, फेज कॉन्ट्रास्ट एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, फिर रेडियो एक्टिविटी ट्रेसर्स हो गया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हो गया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, उसके बाद पीसीआर टेस्ट, फिर इलीजा टेस्ट एंड एफएसएस टेस्ट along with the chromosome painting, ये भी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, TEM एंड SEM दोनों। तो ये जो दो सेगमेंट है, दैट कम्स अंडर द इंस्ट्रूमेंटल मेथड या इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स, जो हम लोग बेसिकली नॉर्मली टेस्ट यूज करते हैं अपने जूलॉजी के टेस्ट वगैरह को परफॉर्म करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। So this is the unit 1 paper 1 of all the of the zoology, that is unit 1 से लेके unit 6 तक 6 यूनिट है। एंड आमतौर पे जो भी टाइम लगेगा आपका पेपर 1 के पार्ट 1, मतलब दैट इज द कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स में ही लगेगा। बाकी ये सब बहुत सिंपल है, बहुत एक दिन के अंदर में 2 सेगमेंट खत्म हो सकते हैं। तो हमें अच्छे से कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है, क्योंकि वो बेस होता है आपका जूलॉजी का। अगर वो चीजें सही से क्लियर हो गई तो बाकी सारा चीज काफी आसान है। गेटिंग इट, समझ में आ गया? अच्छा, कितने को टफ लगता है? हाँ तो जाना जरा, कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। देखो, कहने का मतलब ये है ना कि आप लोग का टफ इसलिए लगता है क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़े होगे ग्रेजुएशन में, तो आप लोग उसको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा होगा, आपको जस्ट पास करने के लिए पढ़ा होगा, यूपीएससी के लिए तो पढ़ा नहीं होगा। तो इसलिए उसमें रटने का आप लोग रखते थे कि कैसे उसको याद कर ले। ध्यान रखना, इसमें याद नहीं करना है आपको, ऐसे ही आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे ना, जब डिस्कस करेंगे, तो देखना आपको आराम से चीजें आपको लगेगी यार इतना सिंपल है, फिर हमें पहले क्यों इतना टफ लग रहा था। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू गो थ्रू। ठीक है ना, कैसे आप उस चीजों को मतलब उसको अपने कैसे उसको समझते हो। ठीक है, चलिए, ये जो सबसे टफ था ना वो सबसे आसान है। चलो नेक्स्ट जो आता है आपका पेपर 2, दैट इज द जूलॉजी का। इसमें सबसे पहला सिंपल सा है, बहुत हर बार अपने नहीं देखोगे, तुम 7-8 साल से पढ़ रहे होगे इस चीज को, दैट इज द सेल बायोलॉजी।
ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, वही न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, फिर सेल डिविजन्स, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, वही सब है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट दैट इज न्यूक्लिक एसिड टोपोग्राफी, टोपोलॉजी, दैट इज डीएनए मोटिव्स हो गया, डीएनए रेप्लिकेशंस वगैरह हो गए, ट्रांसक्रिप्शंस वगैरह क्या होता है, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग एंड ट्रांस, तो ये कुछ चीजें हैं सेल बायोलॉजी से। थोड़ा कुछ बच्चों को सेकंड जो यूनिट है जेनेटिक्स, ये थोड़ा टफ लगता है। देखो मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जेनेटिक्स मतलब बहुत ही आसान है, थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आप समझो ना कि आपको इसको पास करना है, ठीक है। जेनेटिक्स से कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर मान लो आपको टफ ही लगता है तो, बट फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि जेनेटिक्स इज नॉट टफ, रादर अगर आप उसको अच्छे से समझोगे ना, इस चीजों को थोड़ा दिमाग लगा के, नहीं ये पहले से ही मान के रखोगे कि जेनेटिक्स बहुत टफ है, नहीं तो टफ ही रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उससे डरना नहीं है, जो क्लास में मैं जितना बताऊं, जैसे बताऊं, बस वैसे वैसे इसको याद रखो, बाकी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। क्लियर है ना सबको? चलो ठीक, अरे भाई कुछ बोल भी दो, हाँ मुंडी हिला रहे हो आप लोग, चलो ठीक। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, स्प्लिट जीन क्या होता है, जेनेटिक रेगुलेशंस क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या हो सकते हैं, एंड नेक्स्ट जेनेटिक सेक्स क्रोमोसोम्स एंड देयर इवोल्यूशंस, सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ड्रोसोफिला एंड मैन, मेंडल्स लॉ, उसके बाद म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनेसिस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो वही जो सारे जो डीएमएच 11, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल जो बनते हैं वो सब। नेक्स्ट जीन रेगुलेशंस एंड एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उसके बाद सिग्नल मॉलिक्यूल्स, दैट इज सेल डेथ, डिफेक्ट्स इन आरएफएलडी, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइबोजाइम टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोमिक्स एंड प्रोटोमिक्स। तो ये कुछ चीजें हैं, दैट इज पेपर 2 के अंदर में, पार्ट 2 के अंदर में जेनेटिक्स के अंदर में आता है। नेक्स्ट थर्ड जो आता है दैट इज द इवोल्यूशंस। सबसे पहला थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहला, दूसरा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशंस, नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शंस, रोल ऑफ म्यूटेशंस इन इवोल्यूशंस, इवोल्यूशनरी पैटर्न्स क्या क्या है, मॉलिक्यूलर ड्राइव क्या होता है, मिमिक्री क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं, आइसोलेशन एंड स्पीशीशन क्या होता है। ऑब्वियस बात है ये इवोल्यूशंस के पूरे सेगमेंट्स है, कैसे इवॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट्स एंड मैन यूजिंग फॉसिल डाटा। तो हॉर्स का, एलिफेंट और मैन का कैसे इवोल्यूशंस होता है और फॉसिल डाटा क्या क्या है। उसके बाद हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबर्ग लॉ एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है और उसका एनिमल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑब्वियस बात है मूविंग ऑफ द प्लैनेट्स, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो उससे और उसके एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है वो हमें इसको डिटेल में देखना होगा। तो दैट इज द यूनिट 3 ऑफ पेपर 2 एंड पेपर यूनिट 4 जो है वो सिस्टमैटिक्स है। सिस्टमैटिक्स ऑब्वियस बात है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड क्या है आईयूसीएन से रिलेटेड, क्लैडिस्टिक, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो सेगमेंट है ना आपको जो दिख रहा होगा जूलॉजी का, ये जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये नॉर्मली काफी इजी होता है, बट आप समझो हम लोग जो फाइलम जो पढ़ रहे थे तो फाइलम में जो नेमिंग वगैरह होता है ना ये यहीं से आता है। तो होगा क्या कि हम इसको सिस्टमैटिक को जूलॉजी के संग पढ़ेंगे, मतलब फाइलम के संग पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट फिफ्थ जो आता है दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, बट इट इज आल्सो नॉट वेरी ट्रिकी। देखो जो टफ सेगमेंट है उसको तो है ही है, उसको ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते, बट यस वी आर गोइंग टू रीड इन दैट वे, या उसको ऐसे समझेंगे ताकि हमें आराम से याद रहे वो, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला है स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स along with nucleic acid and bioenergetics। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जिसमें ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस, एनर्जी कंजर्वेशंस एंड रिलीज along with ATP cyclic AMP, its structure and its role। तो दैट इज द आपका ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट हार्मोन के क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे स्टेरॉइड क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं, बायोसिंथेसिस एंड फंक्शंस क्या क्या उनके। एंड नेक्स्ट आता है एंजाइम्स, टाइप्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस, उनके एंजाइम और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होते हैं। उसके बाद विटामिन्स एंड कोएंजाइम, विटामिन्स क्या होता है और उनके कोएंजाइम कौन कौन से होते हैं।
एंड नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इम्यूनिटी, दैट इज ऑल डिजीज जो हम लोग कोरोना के बाद जो बात कर रहे थे ना, इम्यूनोग्लोबुलिन डिजीज और इम्यूनिटी वगैरह क्या है, इट कम्स अंडर दिस सेगमेंट। समझ में आ रहा है? तो आपको देख के लग रहा होगा कि सिलेबस की इट इज नॉट कि आप लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है, ये सब कुछ आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है, बस आपको थोड़ा मगअप मतलब थोड़ा सा इसको अच्छे से पॉलिश करना है हमें, बाकी हमें ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है सबको? और जो बच्चे ऑनलाइन हैं एक बार कंफर्म करना सबको समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट होने से एक बार कंफर्म तुरंत लिखिएगा आप लोग, ठीक है? अगर मान लो मैं अगर नहीं भी अभी यहाँ बोल पाया तो मैं आपको कमेंट को आंसर में बाद में भेज दूंगा आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए, दैट इज कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन से, वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड ऑल। ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, आरएस फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ कोआगुलेशन कैसे होता है, आयरन मेटाबॉलिज्म्स क्या क्या, एसिड बेस बैलेंसेस, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी कैसे टेम्परेचर मेंटेन करती, एंटीकोगुलेट्स क्या क्या होता है वो सब। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन, टाइप्स एंड रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन कैसे हेल्प करता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भेजने और ट्रांसमिट करने में। उसके बाद डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन क्या क्या है, रोल ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ये कुछ चीजें हैं आपके डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट डी, एक तो एक्सक्रीशंस, नेफ्रॉन एंड रेगुलेशंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस, ऑस्मो रेगुलेशंस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ चीजें। नेक्स्ट आता है मसल टाइप्स, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स के ऊपर में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वही सारा। एंड न्यूरॉन्स क्या क्या है, नर्व इंपल्स क्या होते हैं, इट्स कंडक्शंस एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एसिटिल क्लोरीन और बाकी सारी चीजें। नेक्स्ट आता है आपका विजन, हियरिंग एंड ऑल्फैक्शंस इन मैन, ठीक है, एंड दैट इज द नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज इन ह्यूमन। ये सारा कुछ क्या है आपके फिजियोलॉजी के अंदर में था, मतलब रिप्रोडक्शन वगैरह सारा। लास्ट that is the most मतलब interesting also, that is the developmental biology, how the organism is to develop। जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मोजेनेसिस, कंपोजिशन ऑफ सीमेन इन विट्रो एंड विवो कैपेसिटेशन ऑफ मैमलियन स्पर्म। oogenesis क्या होता है, टोटिपोटेंसी, फर्टिलाइजेशंस, मॉर्फोजेनेसिस एंड मॉर्फोजेन क्या क्या होते हैं। उसके बाद ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है, establishment of body access formations, feet map क्या है, gastrulation in frog and chick, and gene in developments in chick, homogenic gene, development of eyes and hearts, placenta in mammals, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं, दैट इज द आपके डेवलपमेंटल जूलॉजी में। एंड लास्ट जो बचता है दैट इज द सेल लीनिएज, ये इंपॉर्टेंट है, ये जीएस वाले सेगमेंट में ही पूछा था, सेल लीनिएज क्या होता है। एंड सेल टू सेल इंटरेक्शंस, फिर जेनेटिक एंड इंड्यूस्ड टेराटोजेनेसिस, along with the role of thyroxines in control of metamorphisms in amphibians, and pedogenesis, pedogenesis क्या होता है, और neoteny, फिर cell death क्या है, and what is aging, that is all comes under the developmental biology। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंटल जीन इन मैन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर अलॉन्ग विथ क्लोनिंग, ये सब कुछ डेवलपमेंटल जूलॉजी के अंदर। नेक्स्ट लास्ट बचता है स्टेम सेल्स, सोर्सेस, टाइप्स एंड देयर यूज इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड लास्ट इज बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ कौन कौन से और कैसे इसका यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जूलॉजी सिलेबस, ठीक है। आप लोगों ने सबने देखा इस जूलॉजी सिलेबस को, नॉर्मली आपको देख के यही लग रहा होगा कि सिलेबस थोड़ा लग रहा है कि बहुत लेंदी है, बट दूसरा ये भी लग रहा होगा कि भाई ये सब तो हमारा पढ़ा है बट चीजें भूल गए हो आप, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पर रोल क्या होगा, मैं यहाँ क्या करूंगा, नॉर्मली दो चीजें। सबसे पहला हम क्या करेंगे कि हम आपको ये जो सिलेबस है उसके जो कंटेंट हम लोग लिखेंगे वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, ताकि चीजों को, बहुत ही कॉम्प्लिकेट चीजों को भी हम आराम से समझ पाए। एंड दूसरा सबसे जरूरी चीज ये है कि आप समझो कि हमें सिविल सर्विसेज और नॉर्मल ग्रेजुएशन में डिफरेंस क्या है। सिविल सर्विसेज में हमें जो आंसर आप लिखोगे जाके अपने एग्जामिनेशंस में, दैट शुड बी इन दैट वे कि वो कोई सिंपल, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी इंसान वो आराम से चीजें समझ पाए, ठीक है। एक तो वो मतलब हमारा काम ये होगा कि कैसे आपके नॉलेज को हम पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट
इट इज वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय एनीवन। ठीक है, ये हमारा काम होगा। दूसरा, हम आपको कुछ ऐसे टेक्निक हम लोग सीखेंगे जिसमें हम चीजों को आराम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर पाए। मतलब इट इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इन योर यूपीएससी आंसर पेपर, यही हमें करना है। ठीक है, थोड़ा आप लोगों के संग एडवांटेज ये भी है क्योंकि आप लोग पूरे इस बैकग्राउंड से ही होते हो तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते उन लोगों का जो पहले से ही किसी दूसरे बैकग्राउंड में है और फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं तो उनके लिए पूरा फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ता है। बट आप लोगों के लिए फ्रेश से स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, खूब समझ पा रहे हो आप सब कोई। ठीक है ना, तो आपको ये करना है कि कल से हम आप लोग एक थोड़ी मोटी कॉपी रखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें लिखनी होगी तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो वो चीजें रखना आप और एक ही कॉपी को लेकर आना। ठीक है, ये नहीं कि हर रोज अलग अलग कॉपी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपका जो बच्चे ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन है वो भी कोशिश करिए कि आप एक ही कॉपी बनाना और उसी में लिखना सारा कुछ डिटेल। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग पेजेस में कर लिख रहे हैं क्योंकि फिर ये जो भी आप नोट्स बनाओगे दिस इज द मोस्ट अल्टीमेट नोट्स यू आर गोइंग टू गेट। अलॉन्ग विथ आप लोग को हैंड नोट्स तो मिलेगा ही, हर रोज हो सकता है कि कुछ ना कुछ हैंड नोट्स मिलेगा, जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पीडीएफ चला जाया करेगा और प्लस आपको जो नोट्स आपको मिलेगा तो उसको थोड़ा अच्छे से देखो। कुछ ऐसे मतलब टास्क वगैरह होंगे, जो होमवर्क वगैरह होगा उसको घर से करके लाना पड़ेगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट यस, आई यूज्ड टू टीच लाइक दिस। ठीक है, तो ठीक है, एनी डाउट टिल हियर किसी को? यू कैन आस्क क्वेश्चंस। थोड़ा जोर से बोलिए, यहां तक आवाज ही नहीं है। हमारी आवाज तो लास्ट तक जा रही है ना, माइक लगा होगा। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो जा ही रही होगी, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को माइक लगा तो कोई इशू नहीं। नहीं, क्लासेस रेगुलर होगा, मंडे से फ्राइडे तक ही होगा। ऑलमोस्ट अभी 6:30 बजे से लेके ऑलमोस्ट आज तो खैर हम लोग एक घंटे के रखेंगे, आप लोग 1-1.5 घंटे के सेशन होगा, 1-1.5 घंटे का सेशन होगा। आफ्टर दैट विल फॉर टुमारो विल 2 घंटे की स्टार्टिंग में रखा जाएगा, देन विल इंक्रीज इट। लगभग 2-2.5 घंटे का आप मान सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं, और भाई डायग्राम हम लोग खुद क्लास में हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और जो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप उसी को यूज करना अपने, आप अपना भी कर सकते हो बट दिस डायग्राम विल बी द मस्ट। ठीक है, मेथड क्या होगा, क्योंकि देखो डायग्राम आपको ऐसा करना है जो हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, क्रिस्प होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, एक तो वो, प्लस आप लोग के जो बुक कोई किताब अभी नहीं लेना है। ठीक है, डोंट बाई एनी बुक, इंस्टीट्यूट में तो पैसा दे ही रहे हो ना फिर। ठीक है, तो फिर बाकी किताब अभी फिलहाल मत लो, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाने दो तो मैं 1-2 बुक आपको बता दूंगा, वो अपने पढ़ने के लिए आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, समझ में आया सबको? कल कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ये जो सेगमेंट होगा दैट इज द नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, ये वाला सेगमेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में जाएंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइलर्स एंड सब क्लासेस। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। हम्म देखो जो सिलेबस है ना, सिलेबस उनके लिए हार्ड है जो जिनका बैकग्राउंड जूलॉजी नहीं है।
बट जिनका बैकग्राउंड जूलॉजी है ना, इट इज वेरी इजी। आप सिंपल समझो ना, आपका जूलॉजी का सिलेबस अगर हम डिवाइड कर दें तो कौन कौन सा सेगमेंट यहां पर ऐड होता है आप समझिए। एक तो सबसे पहला है कि आपका इकोनॉमिक जूलॉजी। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर जूलॉजी बट रादर इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर अदर सेगमेंट, जीएस सेगमेंट के लिए भी है ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक बहुत लंबा सेगमेंट है, आप समझिए, एक बहुत ही लंबा सेगमेंट है, आपका बकायदा जीएस पेपर 3 में आता है। तो समझो इसको हम यहां पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको जिनका भी जो लाइफ साइंस बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो इकोलॉजी है ना वो काफी अच्छा होता है और उनके नंबर भी काफी अच्छे आते हैं इस सेगमेंट में। ठीक है, तो जीएस पेपर 3 वैसे भी आपका काफी अच्छा हो जाएगा इसमें, इसको पढ़ने से। गेटिंग इट? तो दिस इज रिगार्डिंग द दिस इकोलॉजिकल सेक्शंस। उसके अलावा डिजीजेस जो हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझो नाना मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जो रिलीज बन रहे हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, इबोला हो गया, जीका हो गया, लिशमैनियासिस हो गया, टीनियासिस हो गया, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस हो गए, इट इज ऑल दिस वन। तो ये सारा कुछ क्या है, आपके डिजीज के भी सेगमेंट यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझो कि आप एज ए होल ना समझे, इसको ब्रेक पार्ट पार्ट में ब्रेक करो, ब्रेक करके देखोगे आपका चीजें क्या है, कौन कौन सी चीजें कहां इवॉल्व होकर आ रही है, और हाउ zoology is helping in your GS segment, that is also very important। समझ में आ रहा है ना सबको? तो दिस आर द थिंग्स which we are going to read here। हाँ ठीक, चलिए ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। बस क्योंकि आज इंट्रो था ओरिएंटेशंस का, तो आप लोग का क्या उतना ओरिएंटेशन आप लोग सब कुछ जानते ही होंगे। तो टुमारो विल स्टार्ट द क्लास इन द सेम सेगमेंट, इसी टाइम में हम चालू करेंगे। ठीक है, और कॉपी ये पेज नहीं लेकर आना, ठीक है, कॉपी होना चाहिए, और कोई भी पेज नहीं लाएगा। ठीक है, एक कोशिश करना स्पाइरल बाइंडिंग जो कॉपी आता है वो लेकर आना, और थोड़ी मोटी लेना, पतली नहीं लेना क्योंकि खत्म हो जाएगा वो फटफट करके। और वाइट पेज का, कोई भी लाइन वाला कॉपी देखे, कोई भी लाइन वाला कॉपी नहीं लेगा। कोशिश कीजिए, देखो व्हाइट इसलिए मैं बोल रहा हूं ना क्योंकि आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आपको डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो फिर डायग्राम लाइन वाला में सही से समझ में नहीं आता। ठीक है, आप कलर पेन यू कैन यूज, कोई इशू नहीं है, आप आराम से कलर पेन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जूलॉजी में आपके पास ये लिबर्टी होता है कि आप कलर पेन भी यूज कर सकते हो। और कोशिश करिएगा कि जो मेंस का जो फॉर्मेट वाला पेपर है ना, जो कॉपी आता है उसको लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो नीचे दुकान है वहां से देख लेना, वहां पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो यूपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है ना वो वाला बोल रहे हैं भाई। ये जो सेगमेंट सबको मालूम होता है, जैसे जो पेपर कॉपी नहीं होती है जिसमें इसमें लाइन खींची हुई होती है, ये वाला, दिस वन, ये वाला सेगमेंट। तो ऐसा आपको कॉपी नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वो बोलिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम बोलने से भी आपको थोड़ा डिस्काउंट कर देगा वो, तो वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग, ठीक है। एनी डाउट मोर, एनीथिंग? चलो ठीक है, टेक केयर, चलिए कल मिलते हैं।